हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? यदि आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी अपने माता पिता प्लस आपके बेहतर सपोर्ट से दोस्तों अच्छा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं, आपको पता है कि क्लास 10th की जो साइंस है उसमें फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। और फिजिक्स में पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, वो लेक्चर नंबर 5 था। अब लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे और 6 में आपको अच्छी बातें बताएंगे कि जो अवतल दर्पण का सूत्र है वो क्या है। ठीक, और अवतल दर्पण की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो अभी जो स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो अभी शांति में बैठे हैं, ठीक है, वो भी पढ़ने लगे। बिकॉज अगर अभी से आप पढ़ेंगे ना, तभी 2024 में आपका बेहतर रिजल्ट बनेगा। 90 प्लस लाना है तो मेहनत अभी से कीजिए। अगर मेहनत अभी से नहीं करेंगे तो 90 प्लस नहीं आएंगे भाई। ठीक है, इसलिए 90 प्लस करने वाले को हमेशा और हमेशा स्टार्टिंग जो है बहुत ही जल्द कर देनी चाहिए। किसी भी शुभ मुहूर्त का नहीं इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, और जो है जो भी स्टूडेंट है 90 प्लस लाना चाहते हैं, उसको कम से कम 6 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहिए। जो भी आप कोचिंग में 1 घंटे 2 घंटे देते हो वो दीजिए, लेकिन 6 घंटे आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको 2 घंटे दीजिए, बाकी 1-1 घंटे सभी सब्जेक्ट को दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपके 90 प्लस आएंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 1 महीने में आप पढ़ के 90 प्लस ले आएँ। ठीक है, इसलिए सभी लोग जो है शेयर कर दें एकदम, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम आप लोगों को क्या बताएंगे। आज आप लोगों का टॉपिक है गोलीय दर्पण के UV तथा F में संबंध। तो लिखते हैं, पहला टॉपिक है अपना गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण तो पढ़ ही रहे थे अपन। गोलीय दर्पण के UV तथा F में संबंध। F में संबंध, ठीक है, ये बात करेंगे। आज गोलीय दर्पण का सूत्र निकालेंगे कि कैसे निकालते हैं गोलीय दर्पण का सूत्र। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखना चाहिए। बिकॉज ये न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए, गोलीय दर्पण के लिए यहाँ पर जो है, यदि हम के UV F तथा F में संबंध निकालेंगे। देखिए, यदि गोलीय दर्पण की वस्तु की दूरी U माने, यदि नंबर पहला पॉइंट, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर U, ठीक है, तथा प्रतिबिंब की दूरी B बराबर V, तथा दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी बराबर F, तो क्या निकलेगा फार्मूला? तो क्या निकलेगा, देखिए, तो 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ये जो फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला फार्मूला है। 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, अच्छा, चलिए बात करते हैं, थोड़ी अच्छी बातें आपको बताते हैं। देखिए, क्या वो अच्छी बातें हैं। क्या होता है, स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है कि इसमें जो है प्लस माइनस का लफड़ा ज़्यादा होता है।
कि दूरी ऋणात्मक में कौन सी ली जाएगी, एफ कहाँ पर निगेटिव होता है, कहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में बच्चों को लाती हैं, इसलिए जो है सभी के लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि थोड़ी अच्छी बात बता दें, जैसे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कैसी ली जाती है। बात ध्यान दें, एक पॉइंट बना लें, नोट करके लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टार लगाकर हम बता देते हैं कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, अवतल दर्पण यहाँ पर लिखते हैं कि फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ, ये जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ऑलवेज निगेटिव लेनी चाहिए हमको। कैसी? हमेशा और हमेशा निगेटिव लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? देखिए, हमने आपको बताया था कि चिन्ह प्रपाटी बताया था, ये मान लो कोई दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, हमने कहा था इधर की जो भी दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव में ली जाती है, इधर की जो भी दूरी होती है वो पॉजिटिव में ली जाती है। बताया था ना, बताया था कि इधर की जितनी भी दूरी है निगेटिव लेते हैं, इधर की जितनी भी दूरी है वो पॉजिटिव लेते हैं, ये बात बताई थी ना हमने आपको। अब ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। आपको पता है फोकस भी इधर है, वक्रता केंद्र भी इधर है, सब चीज इधर ही है। ठीक है, अब हम लेते हैं उत्तल दर्पण। ये लो, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण हमने क्या कहा कि इधर की जितनी भी दूरी है वो निगेटिव, इधर जितनी भी दूरी है वो पॉजिटिव ली जाएगी, इधर जितनी भी दूरी है वो कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव, और इधर जितनी भी दूरी है वो निगेटिव ली जाएगी। ये बात बताई थी ना हमने आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फोकस भी इधर ही होगा, वक्रता केंद्र भी इधर होगा, तो इधर वाली जो चीज़ है वो पॉजिटिव ली जाएगी। किसमें? उत्तल में। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कैसी ली जाती है? निगेटिव ली जाती है। ये बात आपको पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऑलवेज निगेटिव लेते हैं हम। ठीक है, और दूसरी बात यह है, इसमें लिखते हैं जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ पॉजिटिव लेते हैं हम। कैसी लेते हैं? पॉजिटिव। ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसको नोट कर लें अच्छे से, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको तकलीफ नहीं होगी इससे। जो भी इसको नोट कर लें, क्या है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमेशा हमेशा कैसी लेनी है? हमें निगेटिव लेनी है, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कैसी लेनी है? हमें पॉजिटिव लेनी है। ये पॉइंट समझ गए? चलिए एक बात और बता देते हैं। जो वस्तु की दूरी है u, ये वाली जो वस्तु की दूरी u है, इसे एक पॉइंट और बना लेते हैं। वस्तु की दूरी u बराबर हमेशा और हमेशा निगेटिव लेनी चाहिए। कैसी लेनी चाहिए? हमेशा और हमेशा निगेटिव लेनी चाहिए। ठीक है, हमेशा और हमेशा कैसी लेनी चाहिए? निगेटिव लेनी चाहिए। किसकी? वस्तु की दूरी को। बात समझ में? सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि गोलीय दर्पण यू वी एफ तथा एफ में संबंध क्या है। हमने बताया कि यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u है तथा प्रतिबिंब की दूरी b है तथा दर्पण की फोकस दूरी f है, तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u यू का फार्मूला निकल आता है। ये अपना फार्मूला जो है याद करने वाला है, इसे याद कर लो, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर हमने 2 पॉइंट अच्छे से बता दूँ कि अगर अवतल दर्पण न्यूमेरिकल में अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दी जाएगी वो आपको हमेशा और हमेशा कैसी लेनी है? निगेटिव लेनी है। ठीक, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है। और एक बात बताई कि जो वस्तु की दूरी u है उसे ऑलवेज निगेटिव लेते हैं। इस बात को आप अच्छे से लिख लें, नोट कर लें, ताकि जो न्यूमेरिकल है उसमें कोई दिक्कत आपको ना दे।
ठीक, बात समझ में आई इतनी? चलिए आगे बात करते हैं। आगे हेडिंग लगाइए संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु। क्या लगेगी हेडिंग? संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु। अब संयुग्मी फोकस क्या चीज है या संयुग्मी बिंदु क्या चीज है, इसे अच्छे से समझते हैं। क्या चीज है संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु। संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु, इसे ध्यान से समझते हैं। ये क्या चीज है देखिए समझते हैं। मान लो ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण बना लो, कोई सा दर्पण बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुख्य अक्ष है, ये पी है इसका, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पकड़ते हैं, ये एफ है और ये सी है। मान लो कोई वस्तु यहाँ पर रखी है वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु तो ये सीधी जाएगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो ये फोकस से टकरा कर वापस आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे? दूसरी किरण जो है हम फोकस से लेते हैं, और फोकस से लेते हैं तो आपको पता है जो फोकस से किरण जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये बात हमने सीखी है। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना। अब संयुग्मी फोकस को समझाने के लिए क्या करते हैं, संयुग्मी फोकस ऐसे दो बिंदु होते हैं, यानी कि ऐसे दो बिंदु होते हैं जिसमें किसी एक बिंदु पर वस्तु की, जिसमें किसी एक बिंदु पर संयुग्मी फोकस क्या चीज़ है? संयुग्मी फोकस का मतलब होता है, संयुग्मी फोकस ऐसे दो बिंदु होते हैं जिसमें से किसी एक बिंदु पर वस्तु को रखने से दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऐसे दो बिंदु होते हैं। पहले लिख लेते हैं, इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, चलिए डिफिनीशन लिखते हैं। पहले इसकी डिफिनीशन क्या है, संयुग्मी फोकस की डिफिनीशन क्या है? संयुग्मी फोकस, संयुग्मी क्या होती है डिफिनीशन लिखते हैं। संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस ऐसे दो बिंदु होते हैं, ऐसे दो बिंदु होते हैं। संयुग्मी फोकस ऐसे दो बिंदु होते हैं जिसमें से किसी एक बिंदु पर, जिनमें से किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर संयुग्मी फोकस ऐसे दो बिंदु होते हैं जिसमें किसी एक बिंदु पर वस्तु को रखने पर, वस्तु को रखने पर या रखने से दूसरे बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनता है। रखने से दूसरे बिंदु पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो संयुग्मी फोकस ऐसे दो बिंदु होते हैं जिनमें से किसी बिंदु पर वस्तु को रखने से दूसरे बिंदु पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब यह है कि मान लो यहाँ पर आपने वस्तु रखी, ठीक है, ये फोकस है और ये फोकस है, ये एफ है। मान लो यहाँ पर आपने वस्तु रखी तो ये किरण जो हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये फोकस से टकरा कर वापस आ जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण क्या है कि हम भेजते हैं मुख्य फोकस से नहीं, दूसरी किरण हम डालते हैं वक्रता केंद्र से,
और वक्रता केंद्र की जो किरण है वो आपको पता है वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना है, ठीक। और ये वाला बिंदु एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि यहाँ अगर आप वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, अगर वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। संयुग्मी फोकस का मतलब होता है कि ऐसे दो बिंदु होते हैं जिसमें किसी एक बिंदु पर वस्तु रखें और दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त हो। मान लो वस्तु आपने यहाँ रखी है तो प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त होगा, और मान लो वस्तु को यहाँ पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा। बात समझ में आई। संयुग्मी फोकस ऐसे दो बिंदु होते हैं जिसमें जो है एक बिंदु पर वस्तु रखने पर दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है, ये बात है। तो संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु, इनको ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है संयुग्मी फोकस एवं संयुग्मी बिंदु, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम रेखीय आवर्धन की, आगे बात करेंगे, हेडिंग लगाइए रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन इंग्लिश लिखना चाहो तो इसकी इंग्लिश लिख सकते हो लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन का मतलब है किसी प्रतिबिंब की लंबाई I, लिखते हैं किसी प्रतिबिंब की लंबाई I तथा किसी प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O, वस्तु की लंबाई O का अनुपात किसी वस्तु की लंबाई किसी प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि m बराबर I/O, ये फार्मूला ध्यान रखना कि प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। बात समझ में आई। यानी कि इसका एक फार्मूला और हम निकाल सकते हैं, इसका एक फार्मूला और ध्यान रखना कि m बराबर B/U, माइनस को तुम चाहे ऊपर लगाओ चाहे बीच में लगा दो, ये भी फार्मूला आपको ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। इससे जो है एक दो न्यूमेरिकल लगाने को मिल सकते हैं आपको, इसलिए इसको ध्यान रखना। तो हमने डिस्कस किया संयुग्मी फोकस क्या है, संयुग्मी बिंदु क्या है और रेखीय आवर्धन क्या है। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से लिखते हैं। रेखीय आवर्धन का मतलब होता है कि किसी प्रतिबिंब की लंबाई I, प्रतिबिंब को I से लिखते हो, ये बात तो आपको पता है। प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। देंगे हम दर्पणों की पहचान। हेडिंग लगाइए सभी लोग, दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान कि आप दर्पण की पहचान कैसे कैसे करेंगे। देखिए दो बातें बताऊंगा आपको अच्छी अच्छी, जिसको आपको सीखना है अच्छे से और नोट भी करना है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। देखिए पहला जो मेथड है वो हम कैसे पहचान करेंगे, स्पर्श करके। अब स्पर्श करके का मतलब क्या है? स्पर्श करके का मतलब होता है छूकर, छूकर। अब आपके पास दर्पण तो है नहीं, ये तो प्रयोगशाला में मिलेंगे, तो फिर हम छूकर कैसे पता लगाएंगे कि ये दर्पण कौन सा है। डोंट वेरी ध्यान रखना कि मान लो ये दर्पण है, बना लेते हैं थोड़े, ये लो, और एक बना लेते हैं ये, मान लो एक ये दर्पण है, और मान लो एक ये है। ये तीन दर्पण बनाए हमने,
ठीक, अब क्या करेंगे, एक पैमाना लेंगे। पैमाने का मतलब है एक स्केल लेंगे, फिजिक्स की भाषा में उसे हम पैमाना बोलते हैं। और उस पैमाना, आपको पता है कि पैमाना जो है स्केल होती है वो सीधी होती है एकदम ऐसे, ठीक है, ऐसी होती है पटरी। तो अगर हम इस पैमाने को यहाँ पर रखेंगे, ये परावर्तक तल है, ये यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, तो हमें पता है कि अगर इस दर्पण के ऊपर हम पटरी रखेंगे तो वो पटरी जो है पूरी टच करेगी, उसको पूरी टच करेगी। अब जब यदि आपने पैमाना ऐसे रखा है कि अब वो दर्पण के पूरी छुए या टच हो, तो आप समझ जाना कि वो दर्पण हमारा समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। कब होएगा समतल दर्पण? जब होगा यदि पैमाना जो है दर्पण के पूरे परावर्तक तल को टच करे। आपको पता है कि ये परावर्तक तल होता है ये वाला, इधर तो पॉलिश है, और ऊपर वाला जो तल होता है वो परावर्तक तल होता है। यदि पैमाना जो है दर्पण के पूरे परावर्तक तल को टच करे तो वो कौन सा दर्पण होगा? वो होगा समतल दर्पण। अब यही वाली जो पटरी है आपने उठाकर यहां पर रखी, ये वाली जो पटरी है आपने उठाकर यहां रखी। अब जब आपने उठाकर यहां रखी तो आपको पता चला यदि पैमाने को हम इस दर्पण पर रखेंगे तो इसके जो दो ही पृष्ठ हैं वो टच कर रहे हैं। यदि मतलब इस पैमाने को हमने उठाकर इस वाले दर्पण में रखा तो हमें क्या रिजल्ट मिला? यदि जो पैमाना है दर्पण के परावर्तक तल के केवल किनारों पर टच कर रहा है, ये देखो किनारों पर टच कर रहा है। यदि पैमाना जो है दर्पण के परावर्तक तल के किनारों पर टच करता है तो उसे आप कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, बात समझ में आ रही है? यदि पैमाना जो है दर्पण के परावर्तक तल के किनारों को टच करे या स्पर्श करे उसे आप कहेंगे अवतल दर्पण। और यदि यही वाली स्केल हमने उठाकर यहां पर रखी, यही वाली जो स्केल है वो उठाकर हमने यहां पर रख दी इस तरह से, तो यहां पर देख रहे हो कि परावर्तन तल का जो मध्य भाग है केवल वही टच कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये सीखे कि यदि जो पैमाना है वो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य पर स्पर्श करे, मध्य का मतलब बीच में टच करे, तो वो दर्पण हमें समझ जाना चाहिए उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हमने बोला आपसे पहले कि यदि पैमाना दर्पण के परावर्तक तल के पूरे टच करे, पूरे परावर्तक तल को टच करे, तो आपको समझना चाहिए कि वो हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण कैसा होता है? एकदम सपाट, तभी तो पैमाना जो है आप उसके परावर्तक तल को पूरे स्पर्श करेगा ना। अब जो है आपको पता है कि अवतल दर्पण ऐसा होता है, इधर साइड तो कलाई होती है, तो हमने जो है पटरी को ऐसे रखा, पटरी को ऐसे रखा तो आपको पता चला कि जो परावर्तक तल है उसके किनारों पर ही टच हो रहा है पैमाना। यदि पैमाना दर्पण के परावर्तक तल के किनारों को स्पर्श करता है तो वो अवतल दर्पण होता है, और यदि पैमाना दर्पण के परावर्तक तल के मध्य में स्पर्श करे तो हमें समझना चाहिए कि वो उत्तल दर्पण है। बात समझ में आई? चलिए एक एक पॉइंट लिख लेते हैं बेहतरीन तरीके से, हमारे साथ लिखते चलिए, अच्छा सा नोट बनाइए अपना। चलिए देखिए लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 3 पॉइंट की बात की है हमने। पहला पॉइंट है ए, यदि पैमाना को आप स्केल कह सकते हो, यदि पैमाना दर्पण के पूरे परावर्तक तल को, पूरे परावर्तक तल को स्पर्श, आप स्पर्श बोलिए या टच बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्पर्श करता है तो वह स्पर्श करता है तो वह समतल दर्पण होता है, तो वह
समतल दर्पण होता है। बात समझ में आई? यदि पैमाना दर्पण के पूरे परावर्तक तल को स्पर्श करे या करता है तो वो दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है यदि पैमाना दर्पण के परावर्तक तल के, लिखते हैं बी, यदि पैमाना दर्पण के परावर्तक तल के केवल किनारों को स्पर्श करता है, किनारों को स्पर्श करता है, किनारों को स्पर्श करता है, तो वह अवतल दर्पण होता है, तो वह अवतल दर्पण होता है। बात समझ में आई? अब तीसरा पॉइंट क्या है? यदि पैमाना दर्पण के परावर्तक तल के केवल बीच में स्पर्श करे, केवल बीच को स्पर्श करता है, केवल बीच को स्पर्श करता है, तो वह उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ये 3 पॉइंट आपको पता करेंगे आप, ये 3 पॉइंट आपको अगर याद रहेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि कैसा दर्पण कौन सा है। स्पर्श करके आप पता लगाएंगे कि वह दर्पण कौन सा है। 3 कंडीशन है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तीनों को आप पता लगा सकते हैं। मैं अगर बोलूं कि ऐसा दर्पण है कि जिसका परावर्तक तल के केवल किनारों को स्पर्श कर रहा है, पैमाना जो है केवल किनारों को स्पर्श करता है, तो वो कौन सा दर्पण है? आप तुरंत बताएंगे कि वो अवतल दर्पण है। ठीक है, चलिए अब दूसरी विधि हमने आपको लिखकर बताई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो दूसरा मेथड है कि हम दर्पणों की पहचान प्रतिबिंब को देखकर कर सकते हैं। प्रतिबिंब को देखकर हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, वो ऐसे है, यदि जो प्रतिबिंब जो है सीधा हो, कोई भी प्रतिबिंब सीधा बन रहा हो और वस्तु के बराबर हो, सीधा हो और वस्तु के बराबर हो, तो वो दर्पण समतल दर्पण होगा। कैसे होगा? यदि आप सुबह जो है मांग काटने के लिए आप मिरर के सामने जाते हो तो वहाँ पर आप देखते हो कि जो दर्पण है वो सीधा बनता है और आप ही के जैसा बड़ा बनता है। जितनी बड़ी आपकी इमेज होगी जितना आपका चेहरा होगा उतना ही आपकी इमेज दिखा रहा होगा दर्पण। तो इसलिए यदि प्रतिबिंब सीधा हो व वस्तु के बड़ा हो, वस्तु के बराबर हो, तो वो प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? समतल दर्पण बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यदि वस्तु के दूर होने पर प्रतिबिंब उल्टा व छोटा है। यदि वस्तु को आपने दूर कर दिया तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा और छोटा बन रहा। परंतु वस्तु को आप पास ले आए तो प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा बना, तो वो दर्पण होगा अवतल दर्पण। बात समझ में आ रही है आपके? हमने बोला यदि वस्तु को आप दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा बना रहा होगा और छोटा बना रहा होगा। यदि वही वस्तु को आपने पास रखा तो आपको सीधा प्रतिबिंब मिल रहा होगा और बड़ा बन रहा होगा, तो वो दर्पण होगा अवतल दर्पण। ये बात ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, सी, यदि प्रतिबिंब सीधा हो और छोटा हो, यदि कैसा हो रहा है? प्रतिबिंब सीधा बन रहा हो बट छोटा बन रहा हो, तो वो दर्पण होगा आपका, अकेले तो रह गया, उत्तल दर्पण। समझ में आ रही है? ठीक है, यदि प्रतिबिंब सीधा व छोटा हो तो वो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक रह गया है जो है दर्पणों के प्रयोग। उत्तल दर्पण के 2-4 उपयोग आपको आना चाहिए और अवतल दर्पण के आना चाहिए। चलिए हम लिख लेते हैं बोर्ड पर, ज़्यादा टाइम ना गवाते हैं। ठीक है, चलिए तो दर्पणों के उपयोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण का जो उपयोग है
वो क्या करते हैं दाढ़ी बनाने में। नाई क्या होते हैं कि जो दर्पण नाई की दुकानों में दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो पहला उपयोग तो यही है कि नाई जो है दाढ़ी बनाने में काम में लेता है। दूसरी बात, डॉक्टर जो है आँख कान नाक चेक करने में जो दर्पण का उपयोग करता है वो अवतल दर्पण ही होता है। तो डॉक्टरों द्वारा आँख नाक कान गले आदि को चेक करने में ये अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दूसरा, टेबल लैंपों में, टेबल लैंपों जो पढ़ाई वाले लैंप होते हैं इस तरह से, उनमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो जैसे ये लैंप है, देखिए लैंप होता है, मान लो यहाँ पर लगा, ठीक, ये तो यहाँ पर प्रकाश गिरेगा, क्यों? क्योंकि उधर जो आपका वो कलई किया हुआ पृष्ठ है और दर्पण जो है यहाँ से क्या करेगा कि प्रकाश है वो यहाँ से टकराएगा, वो नीचे ही गिरेगा, फैलेगा नहीं। इसलिए टेबल लैंपों में भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में। चौथा, सर्च लाइटों, जो सर्च लाइट होती है ना, और वाहनों की जो हेडलाइट होती है उनमें भी किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो अवतल दर्पण है उससे क्या होता है, फोकस एकदम सामने जाता है बहुत दूर तक, ठीक है। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण के प्रयोग या उपयोग। तो पहला तो उपयोग है कि गली बाजार में जो लैंप लगे होते हैं वो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग है कि ड्राइवर के सीट के बराबर जो लगा लैंप होता है वो दर्पण लगा होता है उसमें किया जाता है, ठीक है, ताकि जो पीछे वाले वाहन है वो सीधा दिखाई दे। तो ये रही आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने बहुत सी बातें की, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपको, ठीक है। तो कैसे लगी वीडियो? अच्छी लगी? वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिल जाए। और सपोर्ट कीजिए, जल्दी हमारे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये छोटा सा परिवार है आपका, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जब जोड़ेंगे तो आप ही का परिवार बनेगा, ठीक है। चलिए मिल रहे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।